नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेप टॉक्स। दिस इज सादी अचिंत। 2 दिन पहले हमने एक बात करी थी अबाउट इलीगल्स, जैसे मैं बोलता हूँ इलीगल्स को भगाने के लिए कुछ करना था, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना है। हमने बात करी थी, हमने एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करी थी। कल कुछ खबर आई है कि एमएचए ने भैया दिए हैं 30 दिन और बोला है कि भैया 30 दिन के अंदर पहले तो पूरी लिस्टें रेडी होनी चाहिए, कितने लोग हैं, क्या नहीं है। दूसरा, उनकी वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। और तीसरा, डिटेंशन कैंप्स और ये सब फैसिलिटीज रेडी शुरू करनी चाहिए और डिपोर्टेशन के लिए रेडी करिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अभी तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश बेसिकली मना कर रहा था कि डिपोर्टेशन हम नहीं मानेंगे, दीज आर नॉट आवर सिटीजन्स। क्या बांग्लादेश मान गया है कि क्या हम पुशबैक करेंगे? सवाल ये है। और दूसरा, कितना इफेक्टिव होगा ऑन द ग्राउंड? क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये है, वी शुड अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है और रियलिज्म क्या होता है। प्रैक्टिकलिटी इन द सेंस, आप कभी भी सबको भगा नहीं पाएंगे, इट विल नेवर हैपन। बट जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको साफ करके साइड में कर दें, दैट विल बी अ बिग हेल्प टू द इंटायर सोसाइटी। क्योंकि कई बेचारे ऐसे हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, इलीगल हैं, काम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस। तो उनको भी किस तरह से हैंडल किया जाए, वर्क परमिट दिया जाए, क्या किया जाए, द होल प्लान नीड्स टू बी मेड। समथिंग इज इन द ऑफिंग, लेट्स फाइंड आउट व्हाट। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि। नमस्कार टू ऑल योर ऑडियंस। इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। और महीने के 8 मई को, मतलब 8 तारीख को, देयर वाज अ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट नहीं, एक ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं आप इसको, सुप्रीम कोर्ट का। तो एक पिटिशन लेके गया किसी ने, वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं वो गया था रोहिंग्या डिपोर्टेशन लेके। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर फॉरेनर्स अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, दे विल बी डेल्ट विथ एज पर द लॉ। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इट गिव्स, जिसको कहते हैं ना, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू द एग्जीक्यूटिव टू कैरी फॉरवर्ड लॉट ऑफ एक्शन सब्सिक्वेंटली। तो इसमें आई जस्ट रीड आउट वन थिंग। यहाँ पे जो इनके पिटिशनर्स थे, फिर वो बोलने लगे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का कार्ड होल्डर से इसका प्रोटेक्शन है, इनको हम डिपोर्ट नहीं कर, गवर्नमेंट कैन नॉट डिपोर्ट देम। तो हमारे तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि नो, वी आर नॉट अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर कन्वेंशन फॉर रिफ्यूजीज। एक इंपॉर्टेंट इशू में बता देता हूँ, देन आई गेट इट टू द पॉइंट। हमेशा से जब डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल्स की बात आती है, देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर ऑलवेज रेज्ड। वो रेज किया जाता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19(1)(e). आर्टिकल 21 कहते हैं कि राइट टू लाइफ एंड ड्यू प्रोसेस। तो और आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 19(1)(e) इज अबाउट द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो आर्टिकल 21 है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया कि नहीं, हाँ, ये इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, डिपोर्टेशन की ड्यू प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट। सेकंड, राइट टू इक्वालिटी, इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। बट ऑन द इशू ऑफ आर्टिकल 91, 19(1)(e), उसमें ये कहा गया कि दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियंस। आप इंडियन हो तभी आप इंडिया में रिसाइड कर पाओगे। You can reside in any part of India only if you are an Indian, and that is a very very important thing. उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि if they, मतलब the refugees have a right to stay here, it will be acknowledged. However, if they do not have a right, they will be deported as per the procedure prescribed in law. So मुझे लगता है कि there has been a major shift in the stand of Supreme Court. It's a welcome thing. मैं ये नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से टोटली डिपोर्टेशन के खिलाफ है, बट देयर वर सर्टेन प्रीवियस स्टैंड जहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग था। दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। फिर उसके बाद जो इशू आया है कि देयर वाज, देयर इज अ पर्सन ऑफ श्रीलंकन ओरिजिन, ही वाज convicted under UAPA for a 10 years imprisonment. वो he was किसी तरह he was involved with LTTE। तो उसको, उसका जो सेंटेंस है, इट वाज रिड्यूस्ड टू 7 years एंड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव द कंट्री। तो ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो
जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है बेंच का, इज इंडिया टू होस्ट रिफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर स्ट्रगलिंग विद 140 करोड़, दिस इज नॉट अ धर्मशाला वेयर वी कैन एंटरटेन फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम ऑल ओवर। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो फिर वो जो पिटिशनर जिसके लिए आया था, उसने बोला कि मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे वाइफ है, तो एंड आई हैव अ रिस्क टू लाइफ इफ आई गो बैक टू श्रीलंका, तो इज इट कि तुम कहीं और चले जाओ, कोई और देश में चले जाओ। आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। एंड उसके साथ जो हुआ है, जो आप जिसकी मेंशन कर रहे हो कि देयर हैज बीन अ नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड वी आर ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि ये नोटिफिकेशन लाया। इस नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पहले क्या होता था, आप किसी को डिटेन कर लिया, सस्पेक्टेड इलीगल है, बट उसका कोई टाइम क्लॉज नहीं था कि बाय व्हाट टाइम यू शुड वेरीफाई वेदर ही इज अ illegal or not, whether he has documents or not, या फिर जो documents है वो verified है कि there was not a no timeline। उस timeline को set कर दिया 30 days। that has been set, so within 30 days, it has to be proved that he is an Indian citizen। if it cannot be proved within 30 days, then he can be deported। I think that is a very important step forward, huh? There is an addition in that it is the onus of the person caught, not the authorities, क्योंकि पहले क्या होता था, it was the authorities who had to prove he's not an Indian। now it's not like that। now कलेक्टर के सामने जब आप, वो जो आपका इमिग्रेशन एजेंट के सामने जब आप खड़े होते हो, इट इज ऑन यू टू प्रूव। जो इलीगल बंदा पकड़ेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ वहां पर, और वो डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करेंगे, जैसे ही क्रॉस चेक करोगे पकड़े जाओगे वहीं पर ही। सो ये एक, दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट केम इन थ्रू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल व्हिच हैज कम अक्रॉस रिसेंटली। राइट, हाँ, यू आर राइट। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ये जितने चेंजेस बदलाव आ रहा है, वो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो प्रीवियस 3-4 बिल थे रिलेटेड टू फॉरेनर्स, उसको मर्ज करके कॉम्प्रिहेंसिव करके कुछ नया चीज ऐड करके एक नया बिल लाया गया है, विच इज मच मोर स्ट्रिक्टर ऑन इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। तो उसके वजह से भी ये सारे चीज स्ट्रीमलाइन हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज गेटिंग स्ट्रीमलाइन। फिर वो जो नोटिफिकेशन की बात आप कर रहे हो, उसमें 2-3 और भी प्रावधान है उस लेटर, वो नोटिफिकेशन में। एक है कि ऑल द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड कि यू सेट अप अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड दैट एसटीएफ फॉर ईच स्टेट शुड हैव एन ऑफिस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हर एक स्टेट को, दिस इज बेसिकली व्हाट वी वांटेड। I'll just add one more thing। वो I will add to that। and उसके साथ जो आया है कि every state will have to set up a detention center। ठीक है। Now yes, we are grateful and we have discussed it। and हम लोग ये claim बिल्कुल भी नहीं कर रहे। for the audience, let me tell this कि we are not saying कि हम लोगों ने बोला इसलिए हुआ है। we are happy that the government has been thinking on the same line। so India is a huge country, it takes time for things to be put into place, and it is very very an important step। the important step is streamlining। and पहले वेरिफिकेशन का कोई टाइमलाइन होता नहीं था, कोई डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स नहीं होता था। that STF for illegal immigrants or detection is a very very important step। I would rather request, or like हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट ये है कि स्टेट लेवल में जैसे ATS है एंड देन यू हैव अ सेंट्रल लेवल NIA, तो स्टेट लेवल के STF फॉर्म करने के बाद द सेंटर शुड आल्सो, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और वो होगा इज सम काइंड ऑफ एन ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स और कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी सेंटर की तरफ से ही है, होना चाहिए। we already have an organization, उसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। so I think a lot of things are falling in place। now the important aspect of what you asked is whether you can deport everyone or whether it is feasible to deport everyone। it's a very important question। पहली चीज है कि अगर आप देखेंगे physically, can all the crores of people be deported? No, you cannot deport them in 1 month or 2 months, 6 months, but it's a continuous process। and that is why home ministry is asking कि आपका एक dedicated agency होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं है।
सो इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हर एक स्टेट का जो एटीएस होता है, उसका काम ही होता है 24/7 365 डेज दे डील विद टेररिज्म ओनली। टेरर इनपुट्स के ऊपर इंटेलिजेंस गैदर करो, ये करो, उसी वही काम होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू में जाता नहीं है। जो एसटीएफ होता है, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे एटीएस भी है, एसटीएफ भी, जैसे यूपी में। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ जो है वो एटीएस के साथ भी काम करता है कोऑर्डिनेट करके, बट प्राइमरीली एसटीएफ का काम होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ डील करना, वो पेटी क्राइम के साथ डील नहीं करता। तो सिमिलरली जो एसटीएफ फॉर्म करने की बात हो रही है फॉर एवरी स्टेट कि आप इसके ऊपर ही काम करोगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और मुझे लगता है इसके लिए अगर एडिशनल फंडिंग की जरूरत होगी तो आई एम श्योर द सेंटर विल प्रोवाइड इट। तो उसका काम होगा, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप डिपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अंदर नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप कि वो डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज, आपको क्या करना है, यू हैव टू रेज द बार ऑफ कॉन्सिक्वेंस। टेररिज्म की तरह ही, मतलब अगर आप इलीगल हो और अगर आप पकड़े जाते हो, देन द द प्रोसेस ऑफ रिटर्न और एवरीथिंग इज सो चैलेंजिंग। मतलब झेलना इतना पड़ेगा कि पीपल विल रादर प्रेफर कि भाई मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि मैं इलीगल हूं, या फिर आई 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 मूव बैक ऑन माई ओन। बहुत सारे जगह पे, जैसे आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो एग्जांपल ले रहा था, वो एक आइलैंड की बात कर रहा है भाषांचर। अभी तो शायद दूसरा सरकार है, मुझे पता नहीं अभी क्या हो रहा है। शेख हसीना के टाइम देयर वाज दिस इशू कि जितने सारे इलीगल रोहिंगा थे वो रिफ्यूजी की तरह आके वही हावी हो गए। तो उनको दे वर थिंकिंग कि दे विल पुट यू देम इनटू अ सेपरेट आइलैंड, भाई तुम मेनलैंड से बाहर रहो। नाउ इफ एनी कंट्री पुट्स अ प्रोविजन लाइक दैट कि मैं ना अंडमान में एक आइलैंड डिसाइड कर लिया, वहीं पे जाओगे तुम, then it becomes very difficult for the guy who has come illegally. वो तो फिर सोचेगा कि it's better to run away. That is one. Second is, the other issue is, should we have, हमारे ये जो binary है ना कि either you are legal or illegal, I think some kind of changes are needed in that. Ideally you should deport all the illegals ideally, and आपके जितने सारे requirements of jobs है, I think most of the Indians can take care of it. लेकिन कहीं पे अगर कुछ requirement होती है, जैसे we must remember one thing, United States is United States. Somebody was saying very interesting, a very very accomplished person, उन्होंने कहा कि United States का एक secret weapon है, वो है H1B visa. It's a very interesting statement. So इसका मतलब ये होता है कि we should have some kind of a work permit provision in this country. चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो। नाउ इफ यू फॉर देयर इज अ कार्टेल हु वांट्स कि इस देश में डेमोग्राफी बदल जाए, इसी वजह से कुछ होता नहीं तो पिटिशनर चले जाते सुप्रीम कोर्ट में ताकि डिपोर्टेशन ना हो। देयर इज अ कार्टेल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर एक पिटिशनर का ऑब्जेक्टिव यही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट देयर आर मेनी, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि डेमोग्राफी जो बदलने की उनकी ऑब्जेक्टिव है वो चेंज ना हो। बट ये भी सही है कि सम पीपल एक्चुअली जेन्युइनली कम फॉर जॉब, तो वो जेन्युइनली जॉब के लिए जब आ रहा है उसके लिए वर्क परमिट दे दो। यू विल नॉट हैव अ वोटर कार्ड, यू विल नॉट गेट द हेल्थ केयर बेनिफिट्स, यू विल नॉट गेट बेनिफिट्स ऑफ से मुद्रा योजना और एवरीथिंग राशन, बट यू जस्ट हैव अ वर्किंग परमिट, यू कम एंड वर्क एंड लिव फॉर जितना आपका स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ वर्क एंड देन यू गो बैक। देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिटीजन एंड अ नॉन सिटीजन विद इन द सेम कंट्री। जो H1B वीसा होल्डर होता है, he basically gets that visa to go and work. He is not a citizen of United States. He is not a citizen of United States, but at the same time he has a right to stay. वो वोट नहीं दे पाएगा, but he has a right to stay. That is the distinction. Just I'll take 10 seconds and I'll give it to you. Because इस देश में जो illegal immigrants को लाने की objective थी, कुछ कुछ political parties की, वो वोट को लेके था, ऐसा नहीं कि उसकी welfare के लिए। So once you take away the vote incentive, I think the process can get streamlined even better. Ji. You know what I wanted to add in this particular thing is that देखिए workforce तो आपको चाहिए होगी, there is just no question. तो you can't be saying अगर आपको manufacturing में जाना है and the current industries which are dependent on this particular form of labor, उसको आपको streamline करना पड़ेगा. There is no way that you can just cut it off, क्योंकि देखिए I'm not saying Indians don't want to work, but you know, as your aspirations start going up, you will still need labor. ठीक है, hard labor which is there, and that is very very important. So if there is that requirement in certain industries जहाँ पर ये लोग fit बैठ रहे हैं, fair enough if that's the reality of the game. So मेरा जो कहने का मतलब है कि we have to get practical about this, not
emotionally think about it, because yes, सबसे बड़ी प्रायोरिटी नीड्स टू बी जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको निकाल के फेंकना है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. जिसका कोई टेररिज्म वेरिज्म का केस है, सारे को उठा के जेल में फेंकना है, नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट वी नीड टू लुक एट हाउ टू काइंड ऑफ बैलेंस दिस सिचुएशन. एंड ऑफ कोर्स जो लोग रहते हैं उनको वर्क परमिट, and they need to go back, come back, that whole whatever rules apply, that needs to be done. Basically an expat status sort of a thing. हाँ, मतलब मेरा कहने का यही है कि he cannot be a voter, क्योंकि इस देश में वो वोट देने की जो डेमोग्राफी, और he cannot be allowed to change the demography. मैं I'll just add to, I agree with what you're saying. जैसे कोई ये जो कहा जाता है, and it is a reality, कहा नहीं जाता, it's a reality कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है वो बांग्लादेश का एक बहुत अहम भूमिका रही है, इलीगल जो बांग्लादेश से आते हैं. लेकिन बांग्लादेश का जो बंदा सऊदी अरब जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता है, वो तो वहां पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहता है. वो तो वहां पे वर्क परमिट लेके जाता है, काम करता है, फिर अपने देश वापस चला जाता है पैसा लेके. क्यों? बिकॉज द रूल्स आर सो स्ट्रिंजेंट. द पेनल्टी एंड द पनिशमेंट for breaking the rule is so high that he prefers to abide by the law. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि the punishment for breaking the law or to get an illegal card to project himself as a legal citizen, punishment was not very high. So he was breaking the law. I think that part has to be taken care of. ये जो स्ट्रक्चर बनाने की सरकार कोशिश कर रहा है कि एवरी स्टेट शुड हैव एसटीएफ, उस एसटीएफ का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस और ब्रांच होना चाहिए, हर एक स्टेट में डिटेंशन सेंटर होना चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट वॉलंटियर बहुत इंपॉर्टेंट देके वो कल से शुरू हो जाएगा. बट दे आर पुटिंग द स्ट्रक्चर इन प्लेस. ये हर एक इंपॉर्टेंट स्टेट में है. जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कुवैत, आप देखिए वहां पे वो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है. आप आ रहे हो काम करने, आप काम करो, यू विल हैव द राइट्स ऑफ अ वर्कर. बहुत जगह पे होता भी नहीं है शायद, बट यू गेट द मनी, यू गो बैक. You cannot presume that you are a citizen. You don't have the rights of a citizen. वो exclusive privilege right होता है. So there has to be a privilege. Being a citizen of India has to be a privilege. It cannot be free for all. और उसके साथ जो स्टेटमेंट कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको धर्मशाला की तरह कुछ लोगों ने मान के चला था, घुसाते जाओ, और उसका ऑब्जेक्टिव भी है जो मैंने कहा कि डेमोग्राफी बदलो, वोट, डेमोक्रेसी. डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी. डेमोग्राफी बदल जाए तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहता है. देन इट इज कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स. दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. आपको देखना है कि आपके जो इन हाउस वर्कर्स है उसके लिए एनफ प्रोविजंस है कि नहीं. उसके बाद अगर कहीं आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, हाँ, गिव अ वर्क परमिट, ब्रिंग देम, लेट देम वर्क, गो बैक, बट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए. बैक टू यू. I think let's hope for the best what is happening, and most importantly मेरा सबसे रिक्वेस्ट है guys, ये I know everybody is very utavla about it. These things take time, so let's watch, wait, and we will keep updating you on this. But तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course support this channel as much as you can using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats. We are just about 9,000 subscribers short of the 500,000 mark. So रिक्वेस्ट, आप एक बारी जरा स्क्रीन से नीचे देख के मेक श्योर दैट सब्सक्राइब बटन इज काइंड ऑफ पुश्ड, काइंड ऑफ नहीं, फुली पुश्ड. थैंक यू सो मच. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.